आपने अभी रिसेंट टाइम में ईरान की सिचुएशन जरूर देखी होगी, कैसे पूरे ईरान में वहाँ की इस्लामिक रिजीम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एस्टिमेट्स की माने तो 12,000 से 20,000 लोग अब तक इस प्रोटेस्ट की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरा ईरान जल रहा है, लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अयतुल्ला खुमैनी की फोटोज तक को लाइटर की तरह यूज किया जा रहा है। पूरे ईरान का इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है। लेकिन मेन सवाल ये है कि आखिर ईरान में अचानक से इतना प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। और आज की इस वीडियो से हम ईरान के प्रोटेस्ट और वहाँ की सिचुएशन के बारे में समझेंगे। देखिए, ईरान में पावर के अगेंस्ट ऐसा प्रोटेस्ट कोई पहली बार नहीं हुआ है। और अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि ईरान हमेशा से ऐसा नहीं था। आपने भी ईरानियन मैन और वुमेन्स को वेस्टर्न कपड़ों में जरूर देखा होगा। देखिए, इस सब की शुरुआत होती है 1925 से, जब 1925 में रजा पहलवी ने कतर डायनेस्टी को हटा दिया और खुद को रजा शाह पहलवी बना दिया। और उनका एम क्लियर था, ईरान को मॉडर्न बनाना, रिलीजन को पॉलिटिक्स से दूर रखना और वेस्टर्न कंट्रीज की तरह ईरान को बिल्ड करना। उन्होंने रेलवे स्टेशन बनवाए, मॉडर्न आर्मी क्रिएट करी, वुमेन्स को हिजाब पहनने से डिस्करेज किया। लेकिन इस सब की प्रॉब्लम ये थी कि ये फोर्सफुली हो रहा था, कंसेंट से नहीं। जिसके बाद 1941 में रजा शाह के बाद उनके बेटे मोहम्मद रजा शाह पहलवी पावर में आते हैं और यहीं से ईरान एक कोल्ड वॉर जियोपॉलिटिक्स का सेंटर बन गया। देखिए, ईरान शुरू से ही यूएस और वेस्ट का एक बहुत क्लोज एलाय था और ईरान में क्रूड ऑयल के भी काफी बड़े रिजर्व थे। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि इसका मैक्सिमम प्रॉफिट वेस्टर्न कंट्रीज को चला जाता था। अब आप इसे ऐसे सोचिए कि आप पूरे दिन मेहनत करके 100 रुपए कमाते हैं, जिसमें से 60 रुपए आपकी कंपनी ये कह के ले जाती है कि हमारी वजह से ही तो तुमने ये पैसे कमाए हैं, तो हमारा कट भी तो दो। यही सेम चीज ईरान के साथ भी हो रही थी। लेकिन फिर 1953 में जब पीएम मुसादिक पावर में आते हैं, तब वो ईरान के ऑयल को नेशनलाइज कर देते हैं। उनका कहना था कि ईरान का तेल ईरान के लोगों का है, ना कि वेस्टर्न ऑयल कंपनीज का, क्योंकि उस समय एक ब्रिटिश कंपनी एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी ईरान का तेल निकाल रही थी, जो कि बहुत प्रॉफिट भी कमा रही थी, लेकिन ईरान को बहुत कम प्रॉफिट मिल रहा था। ईरान के लोग देख रहे थे कि ब्रिटेन अमीर हो रहा है, कंपनी भी प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन ईरान के लोग फिर भी गरीब हैं। लेकिन ऑयल नेशनलाइज होने के बाद ब्रिटेन के लिए ये एक इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल नाइटमेयर था और यूएस को ये डर था कि ईरान कहीं कम्युनिस्ट कैंप में न चला जाए, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर का टाइम था। जिसके बाद 1953 में ब्रिटेन और यूएस ने डिसाइड किया कि उन्हें मुसादिक को पावर से हटाना पड़ेगा। सीआईए और MI6 ने साथ मिलकर एक ऑपरेशन प्लान किया जिसका नाम था ऑपरेशन एजैक, जिसके अंडर मीडिया को मैनिपुलेट किया गया, फेक प्रोटेस्ट कराए गए, पॉलिटिशियंस को घूस दी गई और आर्मी ऑफिसर्स को खरीदा गया। पूरे ईरान को यह दिखाया गया कि मुसादिक तो ईरान को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जिसके बाद 1953 में शाह ने मुसादिक को रिमूव कर दिया, आर्मी ने प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया और मुसादिक को जेल में डाल दिया गया। जो ईरान का डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम था, उसे रातों रात पावर से हटा दिया और शाह जो पहले वीक था, अब वो ईरान का रूलर बन गया। मिलिट्री कू के बाद यूएस ने शाह को काफी सपोर्ट किया, मिलिट्री एड दी, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग दी, जिसकी हेल्प से शाह ने ईरान की पार्लियामेंट को ही वीक कर दिया, सवाक सीक्रेट पुलिस बनाई और अपोजिशन को खत्म ही कर दिया। मतलब 1953 के कू के बाद ईरान एक डिक्टेटरशिप बन चुका था, जिसके बाद रजा ने हर इंस्टीट्यूशन पर अपना कंट्रोल बना लिया था। पार्लियामेंट सिर्फ नाम की रह गई थी, इलेक्शंस होते थे लेकिन उनका रिजल्ट पहले से ही डिक्लेयर्ड होता था। सवाक बनाई गई, जो कि एक सीक्रेट पुलिस फोर्स थी, जिसका मेन काम था जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोले उसे चुप कराना। स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर्स सबको मॉनिटर किया जाता था। टॉर्चर, डिसअपियरेंस और डेथ तो कॉमन हो गए थे। ईरान की इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन वो भी सेलेक्टिव थी। मतलब अमीरी सिर्फ एलीट क्लास तक ही सीमित थी, वर्कर्स और मिडिल क्लास ये अभी भी गरीबी में ही थे। मतलब ईरान जो उस समय 9 से 10% एनुअल जीडीपी ग्रो कर रहा था, वहां के लोग अभी भी गरीब ही थे। और रिलीजन और कल्चर का क्लैश होने लगा था, वो अलग। शाह वेस्टर्नाइजेशन को प्रोग्रेस मानता था, लेकिन रिलीजियस लीडर्स का मानना था कि ईरान अपनी रूह खो रहा है और यहीं से रिलीजियस अपोजिशन ग्रो करने लगता है और एक रिलीजियस लीडर धीरे धीरे फेमस होने लगे, अयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी। उन्होंने शाह को ओपनली क्रिटिसाइज किया, शाह को यूएस का पपेट बोला, एंटी इस्लाम बोला और एक डिक्टेटर भी बोला, जिसकी वजह से शाह ने खुमैनी को ईरान से एग्जाइल कर दिया। लेकिन ये उल्टा पड़ गया। जिसके बाद 1970s के एंड तक सिचुएशन और खराब हो चुकी थी। स्टूडेंट्स, वर्कर्स, रिलीजियस पीपल सब मिलके शाह को पावर से हटाना चाहते थे। जिसके बाद फिर 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है।
1978 से 1979 तक ये प्रोटेस्ट ईरान के हर शहर में फैल चुके थे। लोग प्रोटेस्ट करते थे, आर्मी उन पे फायरिंग करके उन्हें मार देती थी, जिसकी वजह से और ज्यादा प्रोटेस्ट होते थे। तो ये एक पूरी साइकिल बन चुकी थी। मतलब लोग प्रोटेस्ट करते थे, आर्मी उन पे फायरिंग करके उनको मार देती थी और फिर उन मरे हुए लोगों के लिए और ज्यादा प्रोटेस्ट होते थे। तो ये एक लूप बन गया था, जिसकी वजह से जनवरी 1979 में शाह ईरान छोड़कर भाग जाता है और फरवरी 1979 में ही खुमैनी ईरान वापस आ जाते हैं, जिनके वेलकम के लिए लाखों लोग ईरान की सड़कों पर आते हैं और ईरान ऑफिशियली मोनार्की से हटके एक इस्लामिक रिपब्लिक बन जाता है। लोगों को लगा फॉरेन इंटरफेरेंस बंद और अब जस्टिस मिलेगा, लेकिन यहीं से ईरान का एक नया फेज शुरू होता है। इस्लामिक रिपब्लिक में पावर स्ट्रक्चर ऐसा बना कि सुप्रीम लीडर सबसे ज्यादा पावरफुल बन गया। मतलब प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के पास पावर तो होगी, लेकिन फाइनल डिसीजन सुप्रीम लीडर ही देगा। लेकिन फिर मेन सवाल ये है कि जब ईरान के लोगों ने खुद ही प्रोटेस्ट करके ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाया था, तो वही सेम ईरान के लोग इस रिजीम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? जिस अयतुल्ला खुमैनी की फोटोज को उठा के ईरान के लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किए थे, उन्हीं की फोटोज से आज लोग सिगरेट्स क्यों जला रहे हैं? तो देखिए, इसका आंसर है ईरान के लोगों को चेंज दिखा ही नहीं। 1979 में जिन लोगों ने अयतुल्ला खुमैनी की फोटोज उठा के प्रोटेस्ट किया था, वो इस्लाम के लिए नहीं था, बल्कि जस्टिस और आजादी के लिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान से मोनार्की तो खत्म हो गई, लेकिन कंट्रोल नहीं गया। देखिए, आज की ईरानियन पब्लिक के लिए शाह एक हिस्ट्री का चैप्टर, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक उनकी डेली रियलिटी है। एक तरफ ईरान में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, उनकी करेंसी क्रैश हो चुकी है, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स स्ट्रगल कर रहे हैं और यूथ जॉबलेस बैठा है। और वहीं दूसरी तरफ आपको ये न्यूज सुनने को मिलती है कि ईरान हिजबुल्लाह को मिलियंस में फंडिंग दे रहा है, वो भी इजराइल के ऊपर प्रॉक्सी वॉर करने के लिए। तो फ्रस्ट्रेशन सिर्फ कल्चरल नहीं, एग्जिस्टेंशियल बन जाती है, जिसकी वजह से अब ईरान में ऐसे स्लोगन्स भी लग रहे हैं, ना गाजा ना लेबनान, जानम फदाए ईरान, जिसका मतलब नाइदर गाजा नॉर लेबनान, आई वुड सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर ईरान। देखिए, ईरान के लोग ना ही इस्लाम के खिलाफ हैं और ना ही रिवॉल्यूशन के, वो एक बिट्रेड रिवॉल्यूशन के खिलाफ हैं। अब एक मेन सवाल आप सबसे भी, क्या कोई रिवॉल्यूशन तब भी सही माना जा सकता है जब वो आइडियोलॉजी बचाने के चक्कर में अपने ही लोगों को भूल जाए? कमेंट करके जरूर बताइए।